हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनीता राज दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। तो अभी हम लोग करंट का टॉपिक देख रहे थे। करंट के टॉपिक में हमने थ्योरी डेजर्ट को कंप्लीट किया था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, जो करंट अफेयर्स का रोल है वो जीएस के लेवल पे, चाहे आप पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सब में करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा है। चाहे आप सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, चाहे पॉलिटी की बात कर लीजिए, चाहे ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, चाहे इकॉनमी की बात कर लीजिए, करंट अफेयर्स को जोड़ करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मेंस के लेवल पे अगर हम बात करें तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप मेंस के लेवल पे देखते हैं तो हर क्वेश्चन का जो आधा हिस्सा होता है वो ट्रेडिशनल होता है, और जो उसके बाद का आधा हिस्सा होता है वो उसके साथ करंट को जोड़कर बनाते हैं। खास करके जीएस थर्ड पेपर में इकॉनमी वाले पोर्शन में तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स ही होता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को नहीं कर रहे हैं तो यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम को तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि अगर आप पीटी के लेवल पे देखें तो 40 से 45 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से ही आता है, और मेंस के लेवल पे आप जब जाएंगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटी, आईआर जो सेकंड पेपर है, पॉलिटी और आईआर, पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन ट्रेडिशनल होगा, तो आधा क्वेश्चन किसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किसी पॉलिटिक्स ने, किसी पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन ने क्या बोला है, कोई सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किसी पे अपने थीसिस को दिया है या अपने चीज़ों को रखा है, तो वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर्स में। अभी बायोस्फीयर रिजर्व से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पीटी में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से पीटी और मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी यूनेस्को ने ये मंगोलिया की एक झील है, खुबसुगुल झील है, उसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क से जोड़ा है। तो आइए देख लेते हैं खुबसुगुल झील के बारे में, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, आप देखो पहले इसकी लोकेशन देख लो आप। इसमें जो है ये मंगोलिया की ये झील है, ये खुबसुगुल झील जो है वो मंगोलिया की झील है, और इस झील के राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क से जोड़ा गया है। ये जो फ्रांस के पेरिस में हो रहा था काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इस झील को जोड़ा गया है। इस झील की बात करें, अगर हम इस झील को समझने की कोशिश करें तो ये झील जो इसकी लोकेशन है वो उत्तरी मंगोलिया प्रांत के खुबसुगुल प्रांत में, जो ये मंगोलिया का क्षेत्र है, अगर आप मैप में जाएंगे तो आपको दिखेगा तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मंगोलिया देश है। इस मंगोलिया देश और मंगोलिया देश के ऊपर आपको रसिया मिलेगा। इस रसिया और मंगोलिया देश के उत्तरी सीमा पर ये झील स्थित है, के पास स्थित है। ये जो झील है वो इसका मंगोलिया का प्रांत है खुबसुगुल, और ऊपर है जो रशिया और इसके सीमा पे, रशिया और मंगोलिया के सीमा पर के ये झील स्थित है। और अगर मात्रा के हिसाब से देखें, अगर इसमें हम मात्रा की बात करें कि कितना क्वांटिटी है, कितना मात्रा है, तो मात्रा के हिसाब से ये जो झील है, इस मंगोलिया की जो झील है, ये मंगोलिया की झील मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील मानी गई है। इसके बाद अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसमें ये जो क्वांटिटी है इसमें तो ये ताज़े पानी की बड़ी झील है, लेकिन अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ये मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये जो बैकाल झील है, बैकाल झील आप जानते हैं ना, बैकाल झील रसिया और मंगोलिया की सीमा पर, मंगोलिया बैकाल झील रसिया में स्थित है। तो ये बैकाल झील के पश्चिम में 200 किलोमीटर पश्चिम में ये झील स्थित है। 200 किलोमीटर पश्चिम में ये झील स्थित है इसके। अगर हम इसकी ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 1970 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसकी स्थापना जो किया था वो यूनेस्को ने किया था, और 1970 में 1970 में इसकी स्थापना की गई थी।
बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब होता है? बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जो चीज़ें हैं उसको संरक्षित, चाहे पौधे हों, जीव जंतु हों या शोध कार्य अनुसंधान हो, तो इन सब चीज़ों को संरक्षित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं या जैव मंडल की स्थापना की जाती है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य क्या है, क्यों इसका गठन किया जाता है, क्यों इसको बनाया जाता है, इसके संबंध में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला आपका है कि पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करता है। इस क्षेत्र में जो भी पौधे और जीव जंतु होंगे, जो सूक्ष्म जीव होंगे, उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन, जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन यहाँ पर किया जाता है। शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य, शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है, यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्या रोल है, जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की बात कही जाती है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो उसमें पेड़ पौधे हैं, जो जंतुएं हैं, उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो जैव विविधता को बढ़ाने की या सहयोग प्राप्त करने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग प्राप्त करने की बात ये करता है। अब ये तो होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। किस झील को लिया गया था? खुबसकुल झील, जो कि मंगोलिया में स्थित है। अब आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ सकता है। पहला ये कि खुबसकुल झील कहाँ पे है, किस देश में है, तो वो आपकी मंगोलिया में। ये 4 ऑप्शन आपका खुबसकुल झील के बारे में पीटी में दे सकता है, पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है या इसमें से कौन सा है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, ये बायोस्फीयर प्रोग्राम की स्थापना ये कहाँ चल रहा था? फ्रांस के पेरिस में चल रहा था, फ्रांस के पेरिस में चल रहा था। ये 34वां सत्र इसका चल रहा था और 34वें सत्र में ये डिसीजन लिया गया। इसके बाद अगर हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग को इंडिया को नहीं भूलना है। तो इंडिया को अगर हम 2018 के आंकड़े दे, 2018 में भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें यूनेस्को द्वारा 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क से जोड़ा गया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। जिसमें अगर हम 11 की बात करें, ये हमेशा पीटी में क्वेश्चन आता है कि 11 में 4 दे देगा, एक ऐसा रहेगा जो डिफरेंट रहेगा, बाकी 3 इसमें से रहेंगे, तो आपको लगाना होगा। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व से आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पॉइंट आउट करते जाइएगा और इसको देखते चलेंगे। फिर इंडिया की अगर हम बात करें, डेफिनेटली इंडिया में 11 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यूनेस्को द्वारा ये 2018 के आंकड़े हैं, ये 2018 के आंकड़े हैं। 2018 के समय ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व देखे गए थे, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें नंदा देवी की, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका उत्तराखंड है। उसके बाद है आपका कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नोकरेक है जो वो है भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पे सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिमलीपाल भारत के उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें अगस्तमलाई की, तो अगस्तमलाई आपका तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे अगर देखिए आप अंडमान एंड ग्रेट निकोबार से भी ग्रेट निकोबार को लिया गया है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत के। अगर यहाँ पे मन्नार की खाड़ी की बात करें तो आप देखेंगे ऊपर इंडिया है, नीचे वाला श्रीलंका का पोर्शन है। श्रीलंका में आपको 2 चीज़ें दिख जाएंगी, एक पाक स्ट्रेट आपको दिख जाएगा और मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। यहाँ पे आपका नीलगिरी है। नीलगिरी तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी को लिया गया है। और यहाँ पे आपके 2 हैं, एक पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी और अमरकंटक। पंचमढ़ी और अमरकंटक, पंचमढ़ी और अमरकंटक।
पंचमढ़ी और अमरकंटक जो कि एमपी राज्य में स्थित है। तो ये है आपके कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को द्वारा दिए गए थे। तो ये आपका है खूबसूरत झील और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट जो सम्मेलन होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं, सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पा रही हैं इसमें। तो जैसे कि अभी श्रेष्ठ योजना आया है, तो पीएम योजना है, तो इसमें जो योजनाएं दी हुई हैं उन योजनाओं के आप एक नोट्स ऐसा बनाओ जिसमें उन योजनाओं की स्थापना कब हो रही है, उन योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं, उसमें अगर कोई संगठन बना है तो उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, किस तरीके से, और जो इंटरनेशनल स्तर पे जो सारी संस्थाएं हैं, आप WTO की बात कर लो, चाहे WHO की बात कर लो, चाहे NDB की बात कर लो, उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, उसके उद्देश्य क्या है, ये 4 पॉइंट आपको जानने ही जानने हैं। और करंट अफेयर्स को आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के UPSC में आप सांस नहीं ले सकते हैं। तो आपको पूरी की पूरी करंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें तो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाती हैं, जो टॉपिक हम उठाते हैं उस पर कोशिश करते हैं कि ऐसा सारा कुछ प्रोवाइड करा दें जिससे क्वेश्चंस आपका ना छूटे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इकॉनमी से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो वो आप कोशिश कीजिए कि आप दूसरे के लेक्चर, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब टीचर्स हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लासेस चल रही हैं, सारे टीचर्स हैं, तो हर सब्जेक्ट का एक आप करंट अफेयर्स का ज़रूर बनाइए, करंट अफेयर्स के टॉपिक को ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मैं ये क्लास क्लोज़ करती हूँ। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।